योर नेम एक बेहद खूबसूरत रोमांचक फील गुड एनिमे लव स्टोरी मूवी है जो 2016 में जापान में रिलीज की गई थी। उम्मीद करते हैं इस मूवी की लव स्टोरी आपके दिल को छू जाएगी। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मित्सुआ नाम की एक प्यारी सी टीनेज लड़की अपने नानी और छोटी बहन के साथ गांव में रहती है। उसकी नानी मंदिर की पुजारी हैं और उसके पिता अगले महीने होने वाले मेयर के चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी बीच टीवी पर हमें एक खबर दिखाई जाती है कि हर 1200 साल में एक बार गिरने वाले धूमकेतु का अगले महीने इस धरती पर गिरना तय है। इसके बाद मित्सुआ को अपने स्कूल जाते हुए दिखाया जाता है। रास्ते में उसे दो दोस्त मिलते हैं जो उससे कहते हैं कि कल तुम्हारा बिहेवियर बहुत अजीब था, तुम बहकी बहकी बातें कर रही थी और अपने बाल भी खुले रखी थी। मित्सुआ कहती है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कल किसी और के शरीर में थी। ये सुनकर उसके दोस्त कहते हैं कि तुम्हें साइंस फिक्शन मूवी थोड़ी कम देखनी चाहिए। फिर हमें शाम को दिखाया जाता है मित्सुआ को एक रिचुअल करते हुए, जिसमें अपने मुंह में चावल के दानों को रखकर उन्हें गला करके एक पॉट में डाला जाता है जिससे बाद में शराब बनाई जा सके। असल में ये वहाँ का रीति रिवाज है जिसे मित्सुआ भी दोहरा रही थी, पर उसे ऐसा करते हुए उसके कुछ क्लासमेट्स देख लेते हैं, जिसकी वजह से मित्सुआ को काफ़ी एम्बेरसमेंट महसूस होती है और वो रोते हुए भगवान की तरफ जोर से चिल्ला कर कहती है कि ना मुझे ये जगह पसंद है, ना मैं खुद। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे टोक्यो का एक सुंदर खूबसूरत लड़का बनाना। और रोने लगती है। टोक्यो शहर में ताकी नाम के एक लड़के को जो सुबेरे उठता है, पर ये क्या, ताकी के शरीर में तो मित्सुआ की आत्मा है। मित्सुआ भी ये देख के हैरान हो जाती है। फिर उसे लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रही है। खैर, वो दोस्तों के पास जाती है जो असल में ताकी के फ्रेंड थे। वो ताकी के बदले हुए बिहेवियर को देखकर हैरान होते हैं। तभी उसे मैसेज आता है कि तुम्हें काम पर आना है। मित्सुआ ये देख के खुश हो जाती है कि उसे कैफे में काम करने का मौका मिल रहा है। फिर वो देखती है कि एक कस्टमर बहुत बदतमीजी से सबके साथ पेश आ रहा है। मित्सुआ झल्ला जाती है और वैसे भी मित्सुआ को रेस्टोरेंट में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं था। खैर, मिक्की नाम की एक सीनियर मामले को ठंडा करती है और इसी बीच बदतमीज कस्टमर मिक्की के स्कर्ट पर ब्लेड मार देता है, जिसका पता किसी को नहीं चलता। पर बाद में जब मिक्की को ये पता चलता है तो मित्सुआ, जो कि ताकी के शरीर में है, एक सुंदर सी डिजाइन बना करके उसके स्कर्ट को सही कर देती है। ये देख करके मिक्की काफ़ी खुश होती है और उसे शाबाशी देती है। ये देख करके बाकी वहाँ काम करने वाले लड़कों को काफ़ी जलन होती है। घर आकर मित्सुआ ताकी की डायरी पढ़ती है और सो जाती है। अगले दिन ताकी अपने शरीर में उठता है, पर बीते हुए दिन का उसे कुछ भी याद नहीं होता। मिक्की का बदला हुआ बिहेवियर भी उसे अजीब लगता है, पर उसे कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन बीत जाता है, पर इस बार ताकी मित्सुआ के शरीर में उठता है, जिसका पता मित्सुआ को अगले दिन चलता है। बीते हुए दिन का उन्हें ठीक से पता नहीं होता कि क्या चल रहा है, बस एक हल्की सी याद रहती है। और लाइफ में होने वाले बदलावों की वजह से आखिरकार वो समझ जाते हैं कि वो एक दूसरे के शरीर में अपनी आत्मा को ट्रांसफ़र करते हुए महसूस कर रहे हैं। उन्हें ये तो समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर वो कुछ नियम बना लेते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं। वो नोट्स बना लेते हैं ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना हो। उन्हें ऐसा करने में मज़ा भी आता था, पर वो घबराते भी थे कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ताकी के शरीर में रहते हुए मित्सुआ ताकी की डेट मिक्की के साथ फिक्स कर देती है, जो ताकी की ड्रीम डेट भी थी। पर इस बात का पता ताकी को सुबह उठकर चलता है। वो दौड़ते हुए मिक्की से मिलने जाता है, पर पूरा टाइम जितना भी मिक्की के साथ वो था, वो काफ़ी दुखी और उदास महसूस करता है। उसे बार बार मित्सुआ की याद आ रही होती है। इधर मित्सुआ भी ताकी को याद करते हुए रोती है और उसे ऐसा लगता है कि उसे मिक्की के साथ उसकी डेट नहीं फिक्स करनी चाहिए थी। असल में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए होते हैं उस वक्त तक, पर इन्हें इस बात का एहसास नहीं होता। मित्सुआ ताकी को याद करके रोने लगती है। उस दिन के बाद से एक दूसरे का शरीर कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं बदलता। कुछ दिन बीत जाते हैं, ताकि बहुत उदास रहने लगता है। उसके मन में बस हल्की हल्की यादें थी, उसे कुछ भी ठीक से याद नहीं होता। पर उसे ऐसा तो लगता है कि वो किसी का इंतजार कर रहा है, उसे किसी से मिलना है, पर किससे उसे नहीं पता। ताकि जितने भी दिन मित्सुआ के शरीर में था, उसे याद करके उस जगह का वो एक स्केच बनाता है और उसे लेकर के अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है ढूंढने के लिए। बहुत ढूंढने के बाद भी जब वो जगह उसे नहीं मिलती तो थक हार कर वो एक रेस्टोरेंट में आके बैठ जाते हैं। तभी सेफ आता है और देखता है कि मित्सुआ के हाथ में जो तस्वीर है वो तो इतोमोरी जगह की तस्वीर है। पर सेफ बताता है कि ये जगह तो 3 साल पहले ही नष्ट हो चुकी है। जिस दिन धूमकेतु गिरा था, एक टुकड़ा इस जगह पर भी आके गिरता है और लगभग गांव के सभी लोग मर गए थे, कुछ लोगों को छोड़कर। ये देख के ताकी काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तो मित्सुआ उसके शरीर में आया करती थी। ये सब कुछ ताकी को समझ में नहीं आता और उसे लगता है कि शायद वो सब एक सपना था। ताकी के दोस्तों को समझ में आ जाता है कि ताकी को शायद उस लड़की से प्यार हो गया है। वो उसे संभालते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ में ये जो धागा बंधा हुआ है, ये कैसा है। ताकि उन्हें बताता है कि ये एक लड़की ने मेरे हाथ में बांधा था, जिसे मैं अपना लकी चार्म समझता हूँ। पर वो कौन थी, इस बात की याद मेरे मन में बहुत धुंधली हो चुकी है। ताकि अपने दोस्तों को जाने के लिए कहकर एक लंबा सफ़र तय करता है और पहुँच जाता है इतोमोरी गाँव में।
वहाँ उसे वो मंदिर दिखाई देता है जहाँ मित्सवा ने ओसाकी बनाकर पॉट में रखा था। मित्सवा उस मसूबी को पी लेता है। ऐसा माना जाता है कि इसे पीने पर वक्त के आगे या पीछे जाया जा सकता है। यही सोच कर ताकि उसे पी लेता है कि शायद वो एक बार फिर से मित्सवा से मिल पाए। मसूबी को पीते ही ताकि एस्ट्रल वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ वो मित्सवा के जन्म से लेकर के आखिरी दिन तक की सारी यादों को एक बार फिर से देखता है और ये भी देखता है कि रेलवे स्टेशन पर जिस लड़की ने उसके हाथ पर वो धागा बांधा था वो कोई और नहीं बल्कि मित्सवा ही थी। पर उस वक्त वो उसे पहचानता नहीं था। अब ताकि को समझने में देर नहीं लगती कि मित्सवा 2013 में जिंदा थी और यहाँ ताकि 2016 में जी रहा था। जब मित्सवा उसके हाथ में वो धागा बांधती है तो वो 2013 का वक्त था, इसलिए ताकि उसे पहचान नहीं पाता। टोक्यो में ताकि से मिलने के बाद उदास मन से मित्सवा अपने गांव चली आती है। शाम के समय जब धूमकेतु का दूसरा टुकड़ा उसके गांव इतुमुरी पे गिरता है तो गांव के सभी लोगों के साथ मित्सवा की भी मौत हो जाती है। तभी अचानक हमें दिखाया जाता है कि मित्सवा के शरीर में सन 2013 में ताकि एक बार फिर से उठता है। उसे समझ में आ जाता है कि शायद भगवान ने उसे एक मौका दिया है मित्सवा से मिलने का, मित्सवा के साथ साथ पूरे गांव वालों की जान बचाकर सब कुछ ठीक करने का। ताकि तुरंत मित्सवा की नानी से ये बात बताता है कि आज धूमकेतु गिरने वाला है जिसकी वजह से सारे लोग मर जाएंगे। नानी मित्सवा की बात पर भरोसा कर लेती है क्योंकि उसे पता है कि उसे भी ऐसे सपने आया करते थे। तभी ताकि को याद आता है कि सन 2016 में मेरे शरीर के अंदर मित्सवा की आत्मा होगी। ये शाम का पहर है और जापान में ऐसा माना जाता है कि शाम के पहर में हमें कुछ ऐसी चीजें भी दिखाई दे जाती हैं जो समय के आगे या पीछे हों। यही सोचकर ताकि सिरीन मंदिर की तरफ भागता है। इधर ताकि के शरीर में खड़ी मित्सवा बड़े से बने गड्ढे को देखकर समझ जाती है कि यहीं पर धूमकेतु गिरा था। ताकि भी वहां पहुंच जाता है। मित्सवा इस समय 2016 में खड़ी थी और ताकि 2013 में। शाम का पहर था पर तभी अचानक एक पल ऐसा आता है जब ताकि और मित्सवा आमने सामने अपने खुद के शरीर में होते हैं। ताकि अपने हाथ में बंधे हुए उस धागे को निकालते हुए मित्सवा को देता है और कहता है उस वक्त मैं पहचान नहीं पाया था कि तुम कौन हो। हम कहीं एक दूसरे को फिर से भूल न जाए तो क्यों न चलो हम एक दूसरे का नाम अपने हाथों पर लिख लेते हैं। ताकि अपना नाम मित्सवा के हाथ पर लिखता है पर जैसे ही मित्सवा के नाम लिखने की बारी आती है शाम का पहर बीत जाता है और बिना नाम लिखे ही मित्सवा गायब हो जाती है। ताकि अपने हाथ पर खुद मित्सवा का नाम लिखने के लिए सोचता है पर उसकी यादें फिर से धुंधली हो गई थी। उसे मित्सवा का नाम याद नहीं आता, सिर्फ एक हल्की सी याद थी। ताकि ने भी मित्सवा के हाथ पर अपना नाम लिखने की बजाय आई लव यू लिख दिया था। मित्सवा माइक से अनाउंसमेंट करके सभी गाँव वालों को अलर्ट करती है पर उसका यह आइडिया काम नहीं आता। इधर मित्सवा अपने डैड के पास तेजी से दौड़ते हुए जाती है और बताती है कि धूमकेतु हमारे गांव पर गिरने वाला है। पहले तो मित्सवा के डैड उसके ऊपर भरोसा नहीं करते पर फिर उन्हें याद आता है कि इससे पहले भी मित्सवा ने कहा था कि धूमकेतु के 2 टुकड़े हो जाएंगे। मित्सवा के डैड सभी गाँव वालों को लेकर स्कूल के प्लेग्राउंड में चले जाते हैं। फिर धूमकेतु को टूटते हुए दिखाया जाता है। वो गांव पर भी गिरता है पर इस बार किसी की मौत नहीं होती। वक्त बीत जाता है। ताकि और मित्सवा दोनों एक दूसरे से अनजान टोक्यो शहर में ही रहते हैं। दोनों ही बहुत मायूस और खोए खोए अपनी ज़िंदगी को बिता रहे थे। उन्हें पता था कि उन्हें कुछ तो चाहिए जो उनकी ज़िंदगी में नहीं है पर वो क्या है इस बात का एहसास उन्हें नहीं था। ना ही एक दूसरे की याद उनके मन में थी, जो थी वो बहुत धुंधली सी थी। एक दिन अचानक रेलवे स्टेशन पर 2 ट्रेन आपस में एक साथ गुजरते हुए दिखाई जाती है। मित्सुआ और ताकी की नज़र आपस में मिलती है और उन्हें कुछ एहसास होता है। ट्रेन के रुकते ही वो दौड़कर एक दूसरे से मिलने के लिए भागते हैं। सीढ़ियों से गुजरते हुए वो एक दूसरे को देखते हैं। ताकी से रहा नहीं जाता। वो मित्सुआ से कहता है शायद हम एक दूसरे से मिल चुके हैं। मित्सुआ कहती है हाँ शायद। इतना बोलते ही मित्सुआ के आंखों में आंसू आ जाते हैं और ताकी के भी। वो समझ जाते हैं कि हमें जिसकी तलाश थी ये वही है। पर आखिर में एक दूसरे से वो पूछते हैं बट योर नेम, और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये जापानीज एनिमे लव स्टोरी मूवी पूरी दुनिया में ही बहुत फेमस है। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है। इसकी IMDb रेटिंग 8.4 है। ये मेरा पहला वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी स्टोरी टेलिंग पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ इस खूबसूरत सी प्रेम कहानी का हिस्सा बनने के लिए बेहद शुक्रिया।